बहुत मेहरबान, रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। एज वाइज डिजीज़, आज हम 40 से 60 के दरमियान जो एरिया है उसको हम कवर करेंगे। वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो 60 अबव होगा, 60 साल से ऊपर की बीमारियां। तो लेक्चर शुरू होने से पहले हमारा एक अफरोज़म होता है जो हर दफ़ा हम पढ़ते हैं, और इस दफ़ा का जो अफरोज़म है वो 172 है, लेकिन हम पिछले अफरोज़म के साथ मिला के इसको पढ़ेंगे ताकि बेहतर समझ आ जाए। पिछला अफरोज़म जो था वो लाएं ज़रा। पिछला जो अफरोज़म था वो था नॉन वेनरल डिजीज़। वेनरल डिजीज़ वो हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होती हैं और उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। जैसे गोनोरिया है, दैट इज़ द वेनरल डिजीज़। इसको हम एसटीडी भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सिफिलिस है और बहुत सारी हैं, जैसे इकोलाई भी ऐसे मिलता है, या इकोलाई और भी तरीक़ों से मिल जाता है। इस तरह से जो वेनरल डिजीज़ हैं वो कहते हैं नॉन वेनरल डिजीज़। नॉन वेनरल डिजीज़ जो गैर जमाई, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है, वो ये कहता है कि ये सोरा से पैदा होती हैं। इनकी शिफा के लिए हमें एक के बाद एक मुख्तलिफ वाफ़े सोरा अद्वियात देनी चाहिए। एक दवा देते हैं और उसके बाद दूसरी देते हैं। कहने का उसका मकसद है कि एक के बाद दूसरी दवा दी जानी चाहिए और मुख्तलिफ वाफ़े सोरा है। कोई एक वाफ़े सोरा दवा नहीं है कि आप सिर्फ सल्फ़र से ही गुजारा करें। लाइकोपोडियम एंटीसोरिक है, कल्केरिया कार्ब एंटीसोरिक है, सारसप्रेला एंटीसोरिक है, ट्यूबरक्लोनियम एंटीसोरिक है, बेसिलियम एंटीसोरिक है। तो सोरिक दवाइयाँ बहुत सारी हैं। लिहाजा वो कहता है कि सोरिक अद्वियात जो है ना, गैर जमाई जो वेनरल डिजीज़ हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ आपको मिलती हैं, जिसमें बेशुमार ट्यूमर में भी किसी अफरोज़ों में वो बात करता है कि वहाँ सोरा को तलाश करें, वहाँ सोरा को तलाश करें। लेकिन उसी अफरोज़ों में ये कहता है कि सोरा ही सब कुछ नहीं है। सोरा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो मियाज़मेटिक दूसरे मियाज़म है, साइकोसिस और सिफिलिस, उनका भी बड़ा रोल है। तो जहाँ आपको नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए उसने ये अफरोज़म यहाँ भेजा है कि आपको ये पता चले कि ये नॉन वेनरल डिजीज़ है। और साइकोसिस के अंदर चैप्टर में वो ये कहता है कि साइकोसिस एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जो कुव्वत मदाफ़त उसको ठीक करने की सलाहियत नहीं रखती, उसके लिए बाकायदा मेडिकेशन की जाती है। लिहाजा जो लोग इस बात को नहीं समझते कि जो सिर्फ सिम्टोमेटोलॉजी के चक्कर में पड़े होते हैं, कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस नहीं करते, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि वो यहाँ क्या करता है, नॉन वेनरल डिजीज़, नॉन वेनरल डिजीज़ जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड नहीं है उसके बारे में गुफ्तगू कर रहा है। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ आजकल, पहले तो उस ज़माने में उसने 2 साइकोसिस और सिफिलिस को डिक्लेयर किया था, तो आज तो बहुत सारी हो गई हैं। और उसको कहता है एक के बाद दीगरे, एक के बाद आप मुख्तलिफ वाफ़े सोरायात का इस्तेमाल करेंगे। हर दवा होम्योपैथिक तरीके के मुताबिक मुंतखब करके पहली दवा के असर को मुकम्मल होने के बाद बाकी मादा अलामात को मद्देनज़र रखते हुए एक दवा देंगे, कुछ अलामात वो कवर कर देगी, बाकी जो रह जाएगी फिर और दवा सेलेक्ट करेंगे। आगे चलें।
ये पिछली दफ़ा मैंने, अब वो कहता है 172, इस तरह की दुश्वारी इस वक्त पेश आती है जब मर्ज की अलामात बहुत कम होती है। कहता है वो बाद में फिर दुश्वारी भी पेश आ जाती है कि उसकी अलामात कम होंगी। अब साइकोसिस है, साइकोसिस की अलामात बड़ी वाज़ेह होंगी, सिफिलिस की अलामात वाज़ेह होंगी। तो वो कहता है कि इस तरह की दुश्वारी इस वक्त पेश आती है जब मर्ज की अलामात बहुत कम होंगी। ये वो मौका है जहाँ हमारी ज़्यादा तवज्जो दरकार है। जहाँ अलामात बहुत वाज़ेह नहीं होंगी, बहुत कम होगी, तो वहाँ आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ज़्यादा पेशेंट पे तवज्जो देनी पड़ेगी। इस कामल तरीका इलाज जो कि बाकी तमाम मुमकिन तरीका इलाज से बेहतरीन है, वो ये कहता है कि ये वो कामल तरीका इलाज है होम्योपैथी जो कि बाकी तरीका इलाज से बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है। बाकी मानदा तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, मासवाए इसके कि अभी होम्योपैथिक अद्वियात की दरियाफ्त नामुमकिन है। वो फ्यूचर की भी यहाँ बात कर रहा है कि अभी इतनी अद्वियात हमारे पास मौजूद नहीं है, अभी हमारे पास इतनी अद्वियात मौजूद नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक तरीके के बनी हुई अद्वियात जब और दरियाफ्त हो जाएंगी तो हम और इस काबिल हो जाएंगे कि हम उसको ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे देखिए हनीमन के ज़माने में बहुत कम अद्वियात प्रूव हुई थी, अब तो 2000 से ज़्यादा अद्वियात प्रूव हो चुकी हैं। तो लिहाजा उस वक्त के जो मुआलिजीन थे या उस वक्त के जो लोग थे, वो अगर पेशेंट की तादाद कम क्योर करते थे तो उनमें उनका कसूर नहीं था, बल्कि उस वक्त अद्वियात प्रूव भी कम हुई थी। अब हम पे ये ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि अब अद्वियात बहुत ज्यादा प्रूव हो चुकी हैं। समझ आइए आपको? तो वो ये मैसेज देना चाहता है कि इन फ्यूचर जो है वो और बहुत सारी अद्वियात आ जाएंगी, लिहाजा ये जो इलाज है ये बाकी तमाम तरीका इलाज से मुस्तनिद है और यही शफाए कामला देने वाला है। हाँ जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 40 साल से लेके 60 साल के दरमियान क्या क्या बीमारी हमें हो सकती है। हमने, आपको याद होगा कि जब मैंने प्रीनेटल पैदाइश से पहले, पेरीनेटल पैदाइश के दौरान और पोस्ट नेटल 1 साल तक हमने चीज़ें कुछ एड्रेस की थी, उसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को विरासतन वो बीमारियां शिफ्ट कर रही हैं, और मैंने बड़ी डिटेल इसको डिस्कस किया। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि अगर हम इस वक्त दुरुस्त एड्रेस नहीं करेंगे चीज़ों को तो ये आगे जाके हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेगी जब एज हमारी बढ़ती जाएगी। अब ये ऐसा एज आ गया कि जहां एक ऐसी स्टेज आ गई है कि जहां इंसान का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इंसान का 40 साल तक फुल पीक में जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन है, वो 28 तक अप जाता है, 28 तक, और 28 के बाद वो कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो उनकी लाइफ जो है ना वो पीक उनका 28 तक होता है। फिर वो ग्रोथ हार्मोन जब जो गिरना शुरू हो जाता है तो मोस्टली बहुत ज़्यादा वो अगर चले ना, बहुत ही ज़्यादा चलें तो 38 तक 40 तक चल जाएंगे। इससे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन फिर उनका मुकाबला नहीं कर सकता जो नीचे 20 से नीचे होते हैं। लिहाजा आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत कम स्पोर्ट्समैन हैं जो इससे ऊपर जाके, चाहे वो क्रिकेटर है चाहे वो एथलीट है, वो जाता होगा कि 28 के बाद हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन रुक जाती है और स्लो हो जाती है। और ये भी कहा जाता है, अब लेटेस्ट रिसर्च जो आई है वो ये कहती है कि 60 साल के बाद तो ये बिल्कुल बनना बंद हो जाते हैं। 60 साल के बाद ये बिल्कुल बंद, उस पर वापस। तो हम पहले तो हम पूरा अपना लाइफ का जो साइकिल है, हमारे अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो 40 और 60 साल के दरमियान चेंजेस आएंगी, वो चेंजेस को हम एक पूरा साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। वो साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? वो डीएनए से स्टार्ट होता है। डीएनए
वो इकाई है, वो चीज़ है, वो यूनिट है जो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। पहले किसी ज़माने में यही समझाता था कि सेल ही सारा कुछ है, हमारे बेसिक यूनिट सेल ही है। लेकिन अब जितनी जितनी वक्त गुजरता जा रहा है, स्टडी मज़ीद बढ़ती जा रही है, वो ये कहते हैं कि हमारी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डीएनए पे है। डीएनए 3.2 बिलियन पेयर्स पे, आपको मैंने बताया था पहले भी, 3.2 बिलियन पेयर्स, उस धागा नमा जो थ्रेड नमा एक चीज़ है, 3.2 बिलियन पेयर्स उस पर मौजूद है, जो 3 अरब 20 करोड़ के करीब बनते हैं। और उस पर 30 राउंड अबाउट 30,000 के करीब जीन है और 46 उस पर क्रोमोसोम्स हैं। ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये उस डीएनए का स्ट्रक्चर है। हमारे जो मामलात है जिस्म के, हमारे जिस्म की कारकर्दगी जो है, हमारे जिस्म की एफिकेसी जो है, हमारे जिस्म के जो तालमेल हैं, हमारे जिस्म की जो फिजियोलॉजी है, हमारी जिस्म की जो एनाटॉमी है, वो सारी की सारी का जिम्मा जो है वो डीएनए के ऊपर है। वो सारे का सारा डीएनए में प्रोग्रामिंग होती है और आरएनए के जरिए वो डीएनए से फोटोस्टेट होके आपकी साइटोप्लाज्मा के जो सेल का जो न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा है उसके अंदर आके वो सारा प्रोग्राम आप छोड़ता है और वहां से अमल शुरू होता है। अब 40 साल के बाद क्या होता है कि डीएनए जो इंफॉर्मेशन देता है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर आती है और ब्रेन के अंदर एप्थैलेमस मौजूद है और वो एप्थैलेमस क्या करता है कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसको पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी फिर आगे वो हार्मोन रिलीज करती है। और हमारी जो लाइफ का साइकिल है ये अगर कमज़ोर हो रहा है, ये इसकी एजिंग फैक्टर आ रहा है, पहले आ रहा है, जल्दी मार रहे हैं, तो ये पूरा एक साइकिल को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये साइकिल कहाँ, फिर इस साइकिल के अंदर कहीं खराबी आएगी। वो खराबी जो है वो हम देखेंगे कि वो खराबी कहाँ आती है, उस खराबी को हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि जो मंबा है, जो सोर्स है इस बॉडी की सारी नशोनुमा का, जिस पे सारा बीमारियों का दारोमदार है, जिसमें सेहत का दारोमदार है, वो डीएनए। और डीएनए को हम इग्नोर नहीं कर सकते, डीएनए को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि डीएनए का फंक्शन क्या है। डीएनए डिजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ चेंज एंड म्यूटेशन इन डीएनए। जब बॉडी के अंदर कोई खराबी पैदा होगी तो आप समझ लें कि डीएनए के अंदर कोई खराबी पैदा होगी। कुछ लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सीडेंटल, जैसे चोट लग जाती है, वो एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है कि आप बंदे को चोट लगती है तो मैकेनिज्म लोकल एक इंजरी हो जाती है, तो बॉडी के अंदर खुद एक मैकेनिज्म मौजूद है, वो उसको खुद ही ठीक कर देता है। लेकिन जब क्रोनिक डिजीजेज आएंगी तो फिर ये समझ लें कि डीएनए के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है। डिजनरेशन प्रोसेस, बॉडी की जो टूट फूट का अमल है वो ऐसे नहीं होता। वास्तव में एक्सीडेंटल केसेस के मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। किसी ने पॉइजन कर लिया, किसी ने कोई चोट लग गई, कोई मतलब वो एक्सीडेंटल प्रोसेस, या कोई ऐसे एक्यूट केसेस में होते हैं। लेकिन क्रोनिक डिजीज में आप ये समझ लें कि क्रोनिक डिजीज बगैर डीएनए के खराबी के बगैर नहीं हो सकती, एक्यूट केसेस को छोड़ के। After 40 years, degeneration process start. In some person, it varies. इसमें वेरिएशन है ड्यू टू देयर फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री। कि कुछ लोगों की उम्र जो है वो जाके 40 साल 50 साल के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है, कई 60 साल के बाद भी डिक्लाइन शुरू हो जाता है, कई लोग 100 साल की उम्र पाते हैं, कई 100 साल से ज़्यादा भी उम्र पाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो डिपेंड करता है उसकी फैमिली हिस्ट्री पे, उसकी पर्सनल हेल्थ पे, और उसने क्या एक्वायर किया और क्या नहीं एक्वायर किया, और उसकी डाइट पे भी मुनसर होता है। इफ़
There is a family history of cancer, tuberculosis, psychosis, syphilis, or depression, malnutrition, and other chronic disease. The degeneration process start. अगर उसकी खानदान में उसके खानदान में उसको कोई इस किस्म की इलनेस पाई जाती है, और अगर बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइट्स, फंगल इन्फेक्शन, और ये बहुत सारे हैं, ये अगर आ जाते हैं तो फिर भी डिजनरेशन का प्रोसेस अर्ली शुरू हो जाता है। हम क्या कह रहे हैं, कैंसर की हिस्ट्री है, टीबी की हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं, तो वो क्या करेगा, डिजनरेशन का अमल अर्ली स्टार्ट हो जाएगा। और दुनिया की कोई और साइंस, मैं आपको बताऊं कि दुनिया की और कोई साइंस होम्योपैथी से बेहतर डिजनरेशन के प्रोसेस को रोक नहीं सकती। ये हमारा एक्सपीरियंस है। हमने 40-50 लाख बंदा देखा है, और 40-50 लाख मैंने अकेले देखा है, और दुनिया में और बेशुमार होम्योपैथ डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे मरीज ऐसे देखे होंगे। तो डिजनरेशन का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है वो सबसे अच्छा जो है ना होम्योपैथिक साइंस डील करती है। हम किसी दूसरी साइंस को कंडेम इसलिए नहीं करते कि हर साइंस जो है, जो इंसानों की फलाह और उसकी सेहत पे बात करती है, वो अपनी तरफ से उनकी इंटेंशन ये है कि वो बेहतरी के, जैसे हमने एलोपैथी से बहुत कुछ सीखा, हमने एलोपैथिक साइंस से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने पिछले 20-25 साल बीमारियों को समझने के लिए एलोपैथी का हमने सहारा लिया। बहुत सारे लोग हमारे ये कहते हैं कि हम एलोपैथी को हनीमन ने कंडेम्ड किया, लेकिन आप ये जाने कि जो इल्म, जो डायग्नोसिस का इल्म, जो समझने का इल्म था, वो हनीमन के पास पहले से मौजूद था, क्योंकि वो खुद एलोपैथिक डॉक्टर था। लिहाजा उसका इख्तलाफ किस बात पे था? उसका इख्तलाफ जो था वो मेडिकेशन पे था। उसका इख्तलाफ बीमारियों को समझने पे नहीं था। उसका इख्तलाफ, ये कोई दो रास्ते नहीं थे, ये दो रास्ते नहीं है। जो बेहतर है इंसानों के लिए, हमें उससे कुछ ना कुछ उससे कुछ सीखना चाहिए। तो चूंकि ये जो चीज़ें हमने ये फेस की, हमने जब प्रैक्टिस में आए तो हमें बीमारियों को समझने में, मामलात को समझने में मुश्किलात पेश आई थी। तो फिर हमने जो लेक्चर जब स्टार्ट किया तो हमने वहाँ से बीमारियों को समझने की कोशिश की। तो चूंकि हनीमन खुद एक डॉक्टर था, वो बॉडी की एनाटॉमी को भी जानता था, वो बॉडी की फिजियोलॉजी को भी जानता था, वो बॉडी की पैथोलॉजी को भी जानता था। उसका इख्तलाफ इस बात में था कि ये जो इलाज आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। उसने कभी भी नहीं ये कहा, किसी अफरोज़म में भी नहीं उसने ये कहा कि आप जो बीमारियों को समझने की बात कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उसने स्मॉल पॉक्स की बात की, उसने सिफिलिस की बात की, सिफिलिस क्या है बैक्टीरिया, उसने गनोरिया की बात की, गनोरिया क्या है बैक्टीरिया, और उसने मैथमेटिक थ्योरी बेस पे दी। उसने मीजल की बात की, उसने प्लेग की बात की, उसने कफ की बात की। तो लिहाजा ये इख्तलाफ नहीं था भाई, इख्तलाफ क्या था? दवा देने का इख्तलाफ था। वो ये कहता था कि ये जो दवा आप दे रहे हैं, ये क्रूड फॉर्म में दे रहे हैं, ये बॉडी पे प्राइमरी एक्शन करती है, लिहाजा इससे लोग क्योर नहीं होते। आगे चलते हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं, कि जो साइंटिफिक तरीके से होम्योपैथी को समझा जाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से ये कोशिश कर दी जाए। हम ये कहते हैं कि जो वो राग लाम और कहानियां हैं उनसे हम निकलें और हम साइंटिफिकली बात करें। जो अनपढ़ लोग हैं, जो सीखना नहीं चाहते, जो समझना नहीं चाहते, वो इस चीज़ को बुरा कहते हैं कि ये आप लोग कर रहे हैं, ये बुराई है। ये बुराई नहीं है। अगर ये बुराई होती तो फिर हनीमन को एक एलोपैथिक डॉक्टर होने के वजह से वो बीमारियों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ था। लिहाजा हमें उस स्टेज पे जाना है कि हमें बीमारियों के बारे में जानना है।
हमने सिर्फ मटेरिया मेडिका पे गुजारा नहीं करना। अब से एक हार्मोन है जो एप्थैलेमस रिलीज करता है, गैनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, हार्मोन्स मेड बाय द पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द एप्थैलेमस। एप्थैलेमस इसको रिलीज करता है। Gonadotropin release hormone cause the pituitary gland in the brain to make and secrete the hormones luteinizing hormones LH जिसको कहते हैं and follicle stimulating hormone FSH कहते हैं। In man these hormones cause the testicle to make testosterone। वो ये कहते हैं कि ये जो हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन, इसका फॉर्म ये है कि ये लुटिनाइजिंग हार्मोन को पिट्यूटरी से रिलीज कराता है। तो इसका फंक्शन ये है कि हमारे जेनेटल सिस्टम पे इसका फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है? हमारे जेनेटल सिस्टम पे फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या कहता है? LH रिलीज कराता है और FSH रिलीज कराता है। आगे चलते हैं। एक और मोल है जिसको TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये भी एप्थैलेमिक रिलीज करता है। इसका फंक्शन क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग पिट्यूटरी हार्मोन्स TSH कंट्रोल FSH LH। ये कंट्रोल करता है FSH को, LH को। प्रोलेक्टिन प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन एक और जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के अंदर बनता है, वो हमारे प्रोलेक्टिन जो होती है। प्रोलेक्टिन का क्या रोल होता है कि प्रोलेक्टिन का रोल क्या? ब्रेस्ट फीड्स को बढ़ाता है। और प्रोलेक्टिन का एक और बड़ा आम रोल है, वो जाके हम उसके आगे उसमें पढ़ेंगे कि वो उसका ये रोल है कि जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं और जब वो मेल डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज होने के बाद जो इरेक्शन को सबसाइड करता है, जो इरेक्शन को रिलैक्स करता है, उसमें प्रोलेक्टिन यूज होता है मेल में। जो स्टिफनेस या इरेक्शन खत्म होती है, उस खत्म होने में जो रोल प्ले होता है, वो रोल जो है, जो इरेक्शन को खत्म होने में जब वो डिस्चार्ज होता है तो उस इरेक्शन को खत्म करता है। उस इरेक्शन के खत्म होने में प्रोलेक्टिन का रोल है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिनमें लोगों में इमेच्योर एजुकेशन हो जाती है, और उसमें भी प्रोलेक्टिन का रोल हो सकता है, क्योंकि वो जो है जल्दी वो ख़त्म होके तो फिर वो रीएलेक्ट करने में जो टाइम लगता है, वो फिर उसके अंदर जो वीकनेस पाई जाती है, इम्पोटेंसी पाई जाती है, वो दैट इज डिफरेंट। लेकिन ये आपको प्रोलेक्टिन का रोल इन मेन ये समझना चाहिए कि जब पीनल एरेक्टाइल होता है और आप फंक्शन करते हैं, जब आप मास्टरबेशन करते हैं, जब आप इंटरकोर्स करते हैं, जब आप सीमेन डिस्चार्ज करते हैं, और डिस्चार्ज करने के बाद वो इरेक्शन जो लूज होती है, रिलैक्स होती है, उस रिलैक्स करने के में जो है वो प्रोलेक्टिन का रोल है। समझ आई आपको? तो साइंटिफिकली हमें ये, मैं इसलिए ये साइकिल, अच्छा यहां जो डिफेक्ट आएंगे हम उसको डिफेक्ट करने के लिए आपको मेडिसिन देंगे। पहले आप इस साइकिल को समझ लें कि साइकिल डीएनए में खराबी हो सकती है, एप्थैलेमस में खराबी हो सकती है, पिट्यूटरी में खराबी हो सकती है, थायराइड ग्लैंड में हो सकती है, ओवरीज में हो सकती है, टेस्टिकल में हो सकती है। तो ये पहले पूरा, और ये जो हमारे हार्मोन्स हैं इनका सारा हमारे लाइफ साइकिल से ताल्लुक है। खुदा ने इंसान को दुनिया में इसलिए पैदा किया है कि वो नस्ल से नस्ल पैदा करने के लिए, और जब वो नस्ल से नस्ल पैदा करने के लिए वन रेस टू अनदर रेस वो सलाहियत खो देता है। जेनेटिक सिस्टम का फंक्शन जब अपनी सलाहियत खो देता है तो फिर इंसान को खुदा आस्ता आस्ता, चूंकि ये सारे हार्मोन रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं,
फिर उसको वो मार देता है। जैसे मैंने कहा कि जो ग्रोथ हार्मोन 28, जब 28 तक पीक पे जाता है, फिर 28 के बाद, और वो ये कहते हैं कि अगर क्वालिटी फिर भी उसकी कुछ बेहतर हो, क्वालिटी बेहतर हो, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी अगर बेहतर हो, तो फिर वो जो जैसे स्पोर्ट्समैन का मैंने जिक्र किया, वो साइकिल बढ़ सकता है। और वो कहते हैं कि चूंकि आस्था से जब लूज होता है तो एथलीट्स क्या करता है, फिर वो खींच के बाद 30-40 तक जाता है, इसके ऊपर फिर नहीं जाता, क्यों? फिर वो कंपटीशन के, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन ही रिड्यूस हो चुका होता है कि उसके बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह बॉडी के अंदर जब एस्ट्रोजन है, बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन है, जो फीमेल ज़्यादा रोल प्ले करता है, एस्ट्रोजन उसकी सारी फीमेल की एक्टिविटीज़, जेनेटल सिस्टम की एस्ट्रोजन और मैन एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन डील करते हैं। ये जब प्रोडक्शन इनकी रिड्यूस हो जाती है तो मेल फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कम होनी शुरू हो जाती है, और जब फर्टिलाइजेशन का अमल कम होना शुरू हो जाएगा तो एजिंग फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हमने समझा। प्रोलैक्टिन के फंक्शन को कौन खत्म कर देता है? प्रोलैक्टिन के फंक्शन को कौन खत्म कर देता है? डोपामिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। इसलिए जब डोपामिन का प्रोडक्शन अगर इसको खत्म करती है या उसके अंदर कमी बेशी आती है तो बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल भी शुरू हो जाते हैं, जैसे पार्किंसन शुरू हो सकती है, जैसे रेस्टलेस सिंड्रोम आ सकता है। बॉडी के अंदर डोपामिन बहुत सारे मसाइल, वो मैं उस डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ हमने इसको डोपामिन कही कि डोपामिन जब ओवर प्रोडक्शन होगी तो डोपामिन इसको कंट्रोल करता है, और बाज़ दफ़ा मतलब इसको रिड्यूस करता है डोपामिन, और बाज़ दफ़ा ये ज़्यादा इसको रिड्यूस करता है और इसको बंद कर जाता है। औरतों के अंदर दूध बनना बंद हो जाता है, और औरतों के अंदर दूध बनना बंद हो जाएगा तो मर्दों के क्या होगा कि इरेक्शन जो होती है वो उसको रिलैक्स करने का अमल खत्म हो जाता है। तो ये टेक्निकली चीजें हैं और ये साइंटिफिक चीजें हैं। जब आप इनको समझेंगे ना, तो जब आप दवाइयों को पढ़ेंगे तो टक टक वहां लगाते जाएंगे। अब ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने की जितनी भी दवाइयां, इसका मतलब है प्रोलैक्टिन को ठीक करती हैं। आपकी किताबों में प्रोलैक्टिन, आप अब पता क्या होगा, ये मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि पता क्या होगा, लोग आपको कहेंगे हमारा प्रोलैक्टिन लेवल जो है ना वो ठीक करें। अब आप तो इस सोच में पड़ गए कि अब मैं इसको कैसे ठीक करूं। मेरा एस्ट्रोजन, मेरे पास लड़के आते हैं, औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, जो हमारे गे लड़के होते हैं ना, गे, वो आते हैं जी एस्ट्रोजन मेरा बढ़ा दें जी, क्यों? फीमेल फिगर्स को बढ़ाने में उसका रोल होता है, तो कहते हैं एस्ट्रोजन की कोई दवाई दे दें जी। हम उधर से डायरेक्ट एस्ट्रोजन हार्मोन लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स बड़े होते हैं। मैं आने वाला जो कल है, ये चीज़ें कुछ लोग बड़ी मेरी मुखालफत करते हैं, वो नहीं जी केस टेकिंग 30 मिनट से 3 घंटे लें और ये करें। वो भाई आपको कहानी नहीं पता, ये दुनिया इतनी आसान साइंस होती तो कोई जनाब कहने वाला उठ के डॉक्टर बन गया, कोई दूसरा, इस तरह नहीं चलता काम। इतनी आसान नहीं है कि आप सिर्फ 3 घंटे की हिस्ट्री से काम चला सकें। नो नो, वेरी डिफिकल्ट। समझना है, समझना है। मेरा एसी खराब हो गया ना, जब मैं जिस कमरे में बैठता हूँ, यहाँ कोई 10 एसी हमने बदले, 10 एसी। ये 3 महीने के बाद नया हम एसी खरीदते तो नहीं चलता था। कंपनी वाले साल की वारंटी देते हैं, अच्छा उनको लाजमी मेरा एसी बदलना पड़ता था। अब 3-4 जब वो एसी बदल चुके, उन्होंने कहा जी ये कोई मसला हो रहा है, हम इससे ज़्यादा अब एसी नहीं बदलते। अब मुझे ये क्या करना पड़ता कि मैं एसी परचेज करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ, बहरहाल हमने कोई 10-12 एसी बदले। अब वो डिफेक्ट ना कोई आए कि जी एयर कटर लगा दें, यहाँ एयर कटर लगाओ, क्योंकि आपका क्लिनिक खुलता है दरवाज़ा, तो वो जो है एयर जहाँ से अंदर चली जाती है, इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, ये ख़राब हो जाता है। हमने एयर कटर नहीं लगाया, फिर वो भी वही खराबी ना ख़त्म हो। एक दिन एक मरीज़ मेरे पास आया, मुझे कहने लगा
वो दवाई ली, तो मैंने कहा ये तुम क्या करते हो? कहता जी मैं एसी मैकेनिक हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं सैकड़ों एसी मैकेनिक को दिखा चुका हूँ, सैकड़ों एसी मैकेनिक को। उसने कहा मैं एसी मैकेनिक हूँ। मैंने कहा यार मेरे एसी में ये मसला है, ये कोई तो तुम समझ सकते हो? कहता जी बस आप दवाई मेरी लिखे ना, जितनी देर में दवाई बनती है ना, मैं ज़रा इसको देखता हूँ। वो कभी अंदर जाए, कभी बाहर जाए, बैठा रहा, कभी डिस्पेंसरी में आ रहा, कभी मेरे पास आ रहा है। उसने कहा जी आप अपना काम करते रहे, मैं ज़रा इसका कोई हल निकाल लेता हूँ। वो घंटे डेढ़ बाद फिरते फिराते वो फिर आ गया अंदर। कहता है जी मैं कुछ हल मैंने पकड़ लिया है, मैंने इसको खोलना है। मैंने कहा खोल लो। वो खोल के ना खोला उसने। मुझे कहने लगा ये जो आप मिल्क जो पाउडर जो नहीं आप इस्तेमाल करते, ये उड़ता है, ये उड़ता है और इसकी कॉइलों पे जाके जम जाता है, और इस कॉइल को, इसकी लाइफ को ये ख़त्म कर देता है, ये जो है आपका पाउडर। तो इसका हल ये है कि एक तो यहाँ आपको पखा लगा देते हैं कि ताकि ये उसको रोकी रखे, ज़्यादा इधर ना आए। दूसरा यह है कि अब इसको हर 2-3 महीने बाद आप पूरा खोल के इसको साफ करें, उसके बाद हमारा ये मसला हल होगा। समझ आई? मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी ऐसी बनाती है उनको नहीं समझ आई। मैं आपको डिफेक्ट समझने की बात कि आप अगर डिफेक्ट को नहीं डायग्नोज नहीं कर पाते, आप एसी बदलते रहे, हमने 12-13 एसी बदल दिए। तो जब डिफेक्ट पता चला तो मसला हल हो गया। मेरे घर एक मार्बल लगा हुआ, वाइट मार्बल, सफेद मार्बल, वो उसको कहते हैं अफगान वाइट। अच्छा, मैंने बड़ा महंगा लिया वो मार्बल, मुझे अच्छा लगा, बहुत बिल्कुल प्लान जैसे लगता है ना, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगता है जब वो साफ हो। तो वो 6 महीने बाद खराब हो गया। 12-15 साल हो गए उसको, मैंने दुनिया जान का इंजीनियर बुलाया, एक्सपर्ट बुलाया, केमिकल के रिसर्चर बुलाए, वो उसकी खराबी को वो कहते हैं जी हर 6 महीने बाद इसकी बाद रगड़ाई कराएं, दूसरा पॉलिश करें, बस पॉलिश कराएं। और मैं आपको वो मार्बल बहुत महंगा लगा हुआ था, आज से कोई 15-20 साल पहले वो 20-25 लाख का लगा था। अब मेरा दिल भी दुखे यार, मैं इसको हटा कैसे दूं। फिर मैंने सोच लिया यार इसको हर 3 महीने बाद हम मशीन चलाते हैं और 50-60 हज़ार का उसको देते हैं, मैं दफ़ा करो कोई और चीज़ लगाते हैं यहाँ। तो मेरी मिसेज कहने लगी कि मैंने इसका हल ढूंढ लिया कि नेट पे, कि जो बर्तन धोने वाला लिक्विड है, इससे इसको साफ किया जाए तो ये साफ हो जाता है। अब पिछले 3 साल से हम 10-12 दिन बाद उससे अब साफ करते हैं, धो देते हैं और मार्बल ठीक है। तो रेमेडी तलाश करना जो है, हमने दुनिया जहान के एक्सपर्ट बुलाए। मेरा हल्का असर बड़ा है, हर किस्म का बंदा मुझे मिल जाता है। कहने का समझाने का मकसद ये है कि ये बातें लम्बे केस लेने से नहीं ठीक होती, ये यहाँ वजह उसकी रेमेडी तलाश करने से ठीक होती है। और इसको साइंटिफिकली हमें समझना पड़ेगा, वगरना आपका वजूद खत्म हो जाएगा। ये मेरी बात याद रखें, आपका वजूद होम्योपैथी का खत्म हो जाएगा अगर आप इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इन जो बंदे अनपढ़ बंदों के हाथे अगर आप चढ़ गए तो जितना भी पढ़ सकते हैं, जिस हद तक पढ़ सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, वो जरूर समझने की कोशिश करें। ये डिट्रैक्ट करेंगे आपको। भाई हमें जिस बंदे का हम इलाज करने जा रहे हैं उसकी कॉजेटिव फैक्टर को ही हम इग्नोर कर दें, हम उसके स्ट्रक्चर को ही ना समझें, उसके अफआल को ही ना समझें, उसके अफआल के अंदर बेतदाली को ही ना हम समझें, तो हम कैसे इसको ठीक करेंगे? भाई हम एनाटॉमी नहीं समझे, हम बैक्टीरियोलॉजी नहीं समझते, हम फिजियोलॉजी नहीं समझते, हम पैथोलॉजी नहीं समझते, हम उसको कैसे ठीक करेंगे? भाई ये चेन नहीं हमें पता।
मुझे सच बताएं, ये चैन आपको पता था? और मैंने कम से कम 50 बंदों से डिस्कस किया होगा, स्पेशलिस्ट से, जेनेटिक स्पेशलिस्ट से, इमरजेंसी स्पेशलिस्ट से। दुनिया मेरे घर में 4 स्पेशलिस्ट बैठे हैं भाई। फिर जब हम दवाइयों को पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं अच्छा ये दवाई तो वैसे ही यहां काम करती है, ये दवाई यूं भी काम कर सकती है। तो इसलिए इसको समझना बड़ा जरूरी है भाई, इस चैन को, इस साइंस को समझना बड़ा जरूरी है भाई, बीमारियों को समझना जरूरी है। आप हनीमन की बात करते हैं, हनीमन ने तो खुद सारा कुछ उसको पता था, उसको सब कुछ पता था ना भाई। आप उसका एक हिस्से को ले रहे हैं, आप उसके दूसरे हिस्से को छोड़ ही रहे हैं, जो उसका बुनियादी बीमारियों को समझने वाला हिस्सा था, आपने उसको छोड़ ही दिया। आपने एक बात पकड़ ली कि वो कहता जी एलोपैथिक डॉक्टर जो तरीका इलाज है ठीक नहीं, बस इस बात को आपने पकड़ लिया। वो भाई वो खुद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी को समझता था, वो बैक्टीरिया को समझता था, वायरस को समझता था। आगे चलते हैं जी। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट 6 पिट्यूटरी हार्मोन। अब ये जो इतना सारा ये है, इतना सारा ये ग्लैंड, छोटा सा इतना सारा है ये पिट्यूटरी। और क्या करता है ये देखें, इसके फंक्शन जरा देखें। पिट्यूटरी पहला ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? औरतों में क्या करता है? कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेल्प रिलीज ओवा एग्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है ये हार्मोन, और एग को रिलीज कराता है। मैन में क्या करता है? कॉजेज टेस्टिस टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन क्या करता है? औरतों में क्या करता है? उसका साइकिल ठीक करता है, एग उसको मैच्योर करके निकालता है। और मर्दों में क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराता है टेस्टिस से। अगर ये हार्मोन ही नहीं बन रहा तो आप इम्पोटेंसी को कैसे ठीक करेंगे? आप इनफर्टिलिटी को कैसे ठीक करेंगे? पिट्यूटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, बहुत मरीज होते हैं पिट्यूटरी के अंदर कैंसर आ जाता है, पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम आ गया, एप्थैलेमस के अंदर प्रॉब्लम आ गया, आप उसका इलाज कैसे करेंगे? आप अंधाधुंध फायर करेंगे, लग गया तो तुक्का, ना लगा तो गया, लग गया तो ठीक है, ना लगा तो ठीक है। यार आप साइंटिफिक तरीके से इलाज करें ना उसका। आप पहले एनालाइज करें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, और इसके टेस्ट हैं। LH आपने बस रिपोर्टें आती है ना LH की, LH लेवल चेक किया जाता है, FSH लेवल चेक किया जाता है ना, हार्मोनल सारा टेस्ट मौजूद है ना। मुश्किल, और ये 6 थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ, ये आज आप एक दफा इसको रिवाइज करेंगे, आप सीख जाएंगे, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे। ये कोई मुश्किल साइंस नहीं है। ये साइकिल DNA से जो मैंने चलाया है, हम नीचे यूट्रस और टेस्टिकल तक जाएंगे, आप ये समझ जाएंगे। एक दफा नहीं समझ सकते, 2 दफा पढ़ें, 4 दफा पढ़ें, 6 दफा पढ़ें, 10 दफा पढ़ें, महीना लगाएं इसको समझने में। आप समझ गए तो खुदा की कसम आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, इतना आप खुश होंगे, इतना आप रिलैक्स करेंगे, और इतना अच्छा कंपटीशन करेंगे, इतने अच्छे मरीज ठीक करेंगे। अब इस साइकिल को जरा समझने की कोशिश करें। मुश्किल लग रहे हैं ये नाम आपको, थोड़े मुश्किल है, लेकिन ये आप समझने की कोशिश करें। आप ये समझ गए, 1 दफा देखें, 2 दफा देखें, 3 दफा देखें, फिर आपको मजा आ जाएगा। मैंने जब पहली दफा ये समझा, पहली दफा मैंने जब बच्चों का इलाज, बहुत पुरानी बात है, कोई 20 साल पर, पहली दफा जब हमने समझा, हम अक्सर कहा जाता था कि बच्चा जो है ना अब नॉर्मल पैदा, ये औरत की खराबी है, ये कहा जाता है, यार ये औरत ही ऐसी है, इसने बच्चा ही अब नॉर्मल, ये बच्ची पैदा कर दी इसने, ये बच्ची ही पैदा कर दी। जब हमने ये समझा, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा, मैंने कहा यार ये हम जेनेटिक्स के ऊपर पढ़े हैं, मेरे पास अब नॉर्मल बच्चे हैं, इनको, इसने कहा ये जो क्रोमोसोम है ना 46
ये मायोसिस एक प्रोसेस है। जब फर्टिलाइजेशन होती है, एग्स स्पर्म आपस में मिलते हैं तो ये ऑफ हो जाते हैं, आधे मेल के आधे फीमेल के। लिहाजा आधा हिस्सा माँ का, आधा हिस्सा बाप का। फिर हमें समझ आई कि ये जो एक तरफ माँ की बीमारियां, बाप की बीमारियां, ये अबनॉर्मल करती हैं, सिर्फ माँ की बीमारियां अबनॉर्मल नहीं करती। तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरी अर्ली प्रैक्टिस की बात है। मैं पूरा महीना खुशी से मस्त था कि मुझे एक क्रू मिल गया। फिर हम बाजूर बच्चों के हम कैंप में हम पूरी माँ की हिस्ट्री लेनी, फिर बाप की भी हिस्ट्री। इधर से कुछ निकला उसको एड्रेस करा, इधर से कुछ निकला। तो ये जो साइकिल है इसको समझना। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, छोटा सा ग्लैंड है, यहाँ इतना जितना नहीं होता, वो आप ये कहेंगे कितना होगा, ये मटर के बराबर। हाँ, मटर के दाने, इतना छोटा सा ग्लैंड है और इतना सा ग्लैंड है, और इसका फंक्शन देखें, इतने पावरफुल हार्मोन रिलीज करता है, और ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। एफएसएच क्या करता है? हेल्प कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड ग्रो ऑफ ओवा। ये फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन इसको कहते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और एग्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है। और मैन में हेल्प इसकी क्या है? हेल्प विद द स्पर्म प्रोडक्शन। आगे चलते हैं। एक और हार्मोन है नंबर 3, ACTH, कॉटोकाटोफिन। ACTH हेल्प स्टिमुलेट एड्रेनलिन टू प्रोड्यूस कार्टिसोल। ये एड्रेनलिन ग्लैंड जो हमारा है, जो किडनी के ऊपर लगा होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड का काम क्या कि आपके जो कॉर्टिसोन है, कार्टिसोल है, ये उसकी प्रोडक्शन को वहां से रिलीज कराता है। और भी इसके फंक्शन है एड्रेनलिन ग्लैंड्स के। तो ये उसको ACTH का रोल किया कि उसको स्टिमुलेट करता है और वहां से कार्टिसोल रिलीज होता है। और कार्टिसोल का फंक्शन हम आपको आगे बताते हैं। प्रोलैक्टिन 4 नंबर पे। प्रोलैक्टिन जो है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड डेवलपमेंटल ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इसका रोल है। अब देखें ना, हमारी दूध बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ हैं, अक्सर माएँ आती हैं कि बच्चे का मेरा दूध कम है या एब्सेंट हो गया या रिड्यूस हो गया, तो वो क्या रोल है? प्रोलैक्टिन का रोल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको आके बंदा, ये खातून कहेगी जी मेरा प्रोलैक्टिन लेवल गिर गया जी, लिहाजा अगली बात हमें वो बताए ना, ये अगर बता दे तो शायद हमें समझ आ जाए कि दूध कम हो गया। लेकिन अक्सर लोग मेरा प्रोलैक्टिन लेवल ठीक करते हैं। तो दूध बढ़ाने वाली दवाइयाँ आपको पास है ना, तो थोड़ा सा हम साइंटिफिक हो जाते हैं ना, थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं हम। और हम ये मटीरियल मेडिका को रीसेट कर रहे हैं, हम थेराप्यूटिक्स को रीसेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेंचुरी। तो प्रोलैक्टिन कॉज है मिल्क प्रोडक्शन का, और प्रोलैक्टिन कॉज है इरेक्शन के डिस्चार्ज होने के बाद पीनल रिलैक्सेशन का। आई समझ आपको? अब उसमें वो कहता है ब्रायोनी है, कलकेरिया फास है, लेक्केन है, डलका मारा है, लुक्टोका है, वेरियोसा, आर्टिका यूरन है, पल्स है, जिंकम है, एग्नस है, रेसिनस है। ये सारी दवाइयां जो है प्रोलैक्टिन को ठीक करेंगी। आई समझ? आपको कोई आगे कहता है प्रोलैक्टिन, अब थोड़ा सा बेशक आप
जिस अंदाज में भी समझने की कोशिश करें, लेकिन आपको प्रोलैक्टिन को समझना पड़ेगा। और यार 2 लाइनें हैं ना, अगर इतना भी आप नहीं याद रख सकते तो प्रैक्टिस करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। कोई लम्बा चौड़ा तो काम नहीं है। दवाइयाँ हमारे पास मौजूद थी, हमने मरीज लॉस किया, हमने मरीज लूज किया, किस वजह से? कि हमें प्रोलैक्टिन का नहीं पता। यही वजह हुई ना। उसने कहा मेरा प्रोलैक्टिन का इलाज करें, हमने कहा जी हमारे पास आए, हम तो सिम्टोमेटोलॉजी इलाज करते हैं, हम प्रोलैक्टिन का इलाज हम नहीं करते। उसने कहा मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर गया है, हम कहते हैं हम टेस्टोस्टेरोन को हम नहीं डील करते, इम्पोटेंसी को हम डील करते हैं, एजुकेशन, इरेक्शन, इसको हम डील करते हैं, लेकिन हम टेस्टोस्टेरोन को नहीं हम डील करते। तो भाई मेरे ये सोर्स इसका यही है, इसका सोर्स ही यही है। इसका सोर्स ही यही है। Main release only around the ejaculation and it's thought to contribute to refractory periods, still not conclusively proved through। अब इसकी दवाइयाँ कौन सी हैं? अगर ये इरेक्शन रिलीज कम नहीं होती तो वायलेंट इलेक्शन की दवाइयाँ उठा लें, जो वायलेंट इलेक्शन रेपेटी में है, कैंथरस है, एस्ट्रोफ्लोर है, प्लाटिनम है, फास्फोरस है, एसिड पिक्रिक है, ये वायलेंट इलेक्शन, तो वो आप इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ इस्तेमाल कर सकते। नेक्स्ट चलें। TSH control the production of thyroid hormones T3, T4 from thyroid glands, ये भी पिट्यूटरी रिलीज करता है। और मैं आपको बताऊं कि थायरेक्सन दुनिया में लोग खा रहे हैं रेडीमेड, और मैंने सैकड़ों बंदे ठीक किए हैं जिनका अपना ये हार्मोन ठीक हुआ और उनकी T4, T3 की प्रोडक्शन जो है ठीक होगी। सैकड़ों हमने ठीक किए ये। और इसमें क्या काम आती हैं दवाइयाँ? हमने डीएनए को जाके स्टिमुलेट किया, एक्सरे दी हमने, फिर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखी, कैंसरियन शिफ्टिंग डिजीज थी, माँ को भी थायराइड था, जब माँ को भी थायराइड था तो हमने कार्सिनोसन अप्लाई की, फिर हमने ट्यूबरक्लोसिस, तमाम ग्लैंड पे असरअंदाज होता है भाई ट्यूबरक्लोसिस, फिर हमने ट्यूबरक्लोनियम का इस्तेमाल किया, थायरोडिनम का इस्तेमाल किया, फिर हमने जो थायराइड की मेडिसिन थी, कलकेरिया आयोडाइड है, स्पोंजिया है, आयोडम है, ब्राइटाकार्ब है, उनका इस्तेमाल किया। आप यकीन माने उनकी प्रोडक्शन नॉर्मल हो गई। TSH लेवल 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है। अब जो जिसकी नॉर्मल जो फंक्शन होता है उसका 4.5 है, तो वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा होता। तो ये इससे हमने डीएनए को एड्रेस किया, थैलेमस को एड्रेस किया, हमने पिट्यूटरी को एड्रेस किया, TSH लेवल हमने उसका ठीक किया, तो उसकी जो उसको क्या कहते हैं थायरेक्सन की प्रोटेक्शन ठीक होगी, थायरेक्सन की प्रोडक्शन ठीक होगी। तो क्या किया? अब वो लोग ये भी एक पीछे भी मुझे किसी दोस्त ने भेजा कि उसने कहा जी कि आप पे किसी ने कमेंट कर दिया कि वो कहता है जी सोल जो है वो सूरज एनर्जी से बनती है और उससे सोल कैसे डीएनए को ठीक करती है। फिर उसने कहा जी, वो कहता है जी कि लूना जो है उससे रेज निकलती हैं, तो लूना से कहाँ रेज लगती है, तो वहाँ तो कोई सूरज से चलो रेज निकलती हैं, लूना से कौन सी रेज निकलती है। तो उसने फिर कहा कि उस बंदे ने, मेरे किसी दोस्त ने, अमेरिका में बैठा है, उसने कहा कि मैंने फिर उसको समझाया कि सूरज से वो फलां रेज निकलती हैं और साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि वो कैंसर पैदा करती हैं। तो कैंसर पैदा करती है, तो कैंसर की कॉज क्या है? डिफेक्ट ऑफ डीएनए, जेनेटिक डिफेक्ट है ना, जीन्स का डिफेक्ट।
फिर वो कहता है, मैंने उसको समझाया कि जो आप कह रहे हैं कि चांद से कोई रेज़ नहीं निकलती, तो वहाँ रिफ्लेक्ट होकर रेज़ आती हैं, और सबसे ज़्यादा जो रेज़ पैदा करता है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, वो गामा रेज़ है, और वो चांद से रिफ्लेक्ट होकर आती है। मतलब अब देखें, इस तरह की दुनिया पाई जाती है, और वो बातें इतनी लंबी, इतनी करते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। यार मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। सुकरात से किसी ने पूछा था कि तुम कितना जानते हो, उसने कहा था इतना कुछ जानने के बावजूद मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन हम कहते हैं कि इस रास्ते पे चलें। कायनात का इल्म नबियों को भी पूरा पता नहीं था कि था, साइंटिस्ट को भी पूरा नहीं पता था, लेकिन रास्ते पे चलना सीखो। मैं अपनी नस्ल को इस रास्ते पे नहीं चलाऊंगा तो वो कैसे जाके आगे इंसानों की फलाह और सेहत की बात को, हम रास्ते पे तो चले ना यार। मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मैं ये सारा साइंसी इल्म नहीं जानता, मैं ये नहीं क्लेम करता, लेकिन हमारी एफर्ट ये है कि हम रास्ते पे तो चलें। दुरुस्त सिमत में जाने से भी मंजिलें आसान हो जाती हैं, और गलत रास्ते पे चलने से भी सारी ज़िंदगी इंसान भटके रहते हैं और वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचते। तो दुरुस्त रास्ते पे चलना ये हमारी बेहतरी है और हमारे लिए अच्छा है। और मुझे दुख है, वो कहता है कि मैंने वो कहता है कि वो अपनी मुझे ये भी मैंने वो नहीं पढ़ा, मुझे उसने कहा जी, वो कहता है जी कि वो अपनी शख्सियत को प्रोटेक्ट करता है। भाई मैंने 50 लाख बंदा देखा, मैं अगर कहता हूँ कि मैंने 50 लाख बंदा देखा तो फिर इसमें मेरी शख्सियत प्रोजेक्ट हो रही है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने लेक्चर के कभी पैसे लिए आपसे? बताएं ना। ये जो 500 रुपये के लेक्चर बिकते हैं, 1000 रुपये बिकते हैं, और 5000 रुपये जाके लेक्चर लोग देते हैं, मैंने तो कभी पैसे नहीं लिए। मैंने तो जिंदगी में कभी लेक्चर के पैसे नहीं लिए किसी से। नहीं, मैंने कभी लेक्चर के पैसे लिए नहीं। तो फिर मुझे किस बात की शर्म है भाई? मुझे किस बात की? मैं तो अपना लेक्चर सेल नहीं करता। फिर आपकी लेक्चर से मार्केट बढ़ गई है। मैं अपना लेक्चर सेल नहीं करता भाई। मुझे इसलिए पता है कि मेरे ऊपर एक बोझ है, मेरे सर पे एक बोझ है। मैं तो वजन उतारना चाहता हूँ। खुदा ने जो मुझे इल्म दिया, जिस हद तक दिया, थोड़ा दिया, ज़्यादा दिया, मैं तो उस बोझ थले कि वो कल मुझे कहेगा तुम्हें ये पता था तो तूने दूसरे को क्यों नहीं बताया। हम तो ये बोझ उतार रहे हैं भाई। हम पैसों की खातिर तो नहीं कर रहे। पैसे तो खुदा के वास्ते, मैं खुदा गवाह, मेरा रब जानता है, मैं तो मिट्टी भी बेचूं। मिट्टी जिसको कहते हैं ना मट्टी, वो मैं अगर यहाँ स्क्रीनिंग के बाहर रख के बेचनी शुरू कर दूँ, ये काली मिट्टी है, ये चिट्टी मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी है, ये फलां मिट्टी है, यकीन माने उस पर भी रश होगा, क्योंकि मैं उसमें हेरा फेरी नहीं करूँगा। तो ये तो मुझ पे जिम्मेदारी है खुदा की तरफ से भाई। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आप मुझे कहते हैं कि वो तो शेखियाँ मारता है, वो ये करता है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। आप लोगों से सीखना और समझना सीखें। सीखना और समझना क्रिटिसाइज करने से नहीं आता, सीखने से आता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि मैंने तो कभी भी नहीं अपने आप को उस्ताद कहा। मैं उस्ताद तो हो ही नहीं सकता। मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया। मैंने कभी कहा है वो मेरा फलां शागिर्द है? कभी सुना है मेरी ज़बान से? मैंने इसलिए नहीं कहा कि हम उस्ताद की इज्जत करना ही नहीं जानते। तो मैं अगर कहूँ कि ये फलां बंदा मेरा शागिर्द है, तो आगे से कहे ये ऐसे बकवास करता है, तो वो मेरी बेइज्जती नहीं है, उस्ताद के लफ्ज़ की बेइज्जती है। और मैं उसके लफ्ज़ को तकद्दुस को भी बमाल नहीं करना चाहता अपने नाम के साथ लेबल करके। ये भी याद रखें, उस लफ्ज़ के तकद्दुस को मैं अपने साथ लगा के पामाल नहीं करना चाहता।
इसलिए दुनिया में 2 ही उस्ताद लोगों ने तस्लीम किए, एक अरिस्तो को, सुकरात को, और एक उसको अल फराबी को। उसके बाद तो ज़माने ने किसी को उस्ताद तस्लीम ही नहीं किया, इसलिए कि हम उस्ताद की कदर ही नहीं जानते। लिहाजा मैं तो नहीं लेबल कर सकता अपने साथ, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी बड़ी तकरीम है, उसकी बड़ी इज्जत है। एक लफ्ज़ जो सिखाता है लोगों की, बाज़ दफ़ा एक एक लफ्ज़ सीखने से ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, तो उसका कितना तकद्दस है या नहीं तकद्दस। हज़रत अली ने यह कहा था ना कि गोया जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया उसने मुझे ग़ुलाम बना लिया। तो हम तो ये इज्जत करते हैं, हम तो ये इज्जत करते हैं उस्तादों की। लिहाजा हम तो किसी को नहीं कहते मेरा ये शागिर्द है। हमारी जो ड्यूटी है वो हम निभा रहे हैं, हम कोई शेखी नहीं मारते। मैं 4 बजे क्लिनिक से उठ के जाता हूँ, भाई मेरे पास तो मरीजों का तांता ही नहीं टूटता। मुझे ये कहने की क्या ज़रूरत है, मुझे इन लेक्चरों की ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई प्रोजेक्शन चाह रहा हूँ। मैंने टीवी के प्रोग्राम छोड़े हैं भाई, मैंने अखबार के कॉलम लिखने छोड़े हैं भाई। मैं प्रोजेक्शन अब नहीं करना चाहता, मेरे पास तो बड़ा, ये तो मुझे मजबूर किया दोस्तों ने कि यार ये जो है लेक्चर आपका हम उस पर लेके जाते हैं यूट्यूब पे के लोगों को, मतलब भाई तो मुझे उसका शौक ही नहीं था, जिसका कोई शौक नहीं है प्रोजेक्शन का, कत्ती कोई शौक नहीं है। मेरा मामला है अल्लाह के साथ, मेरा मामला उसके साथ है, मेरा बंदों के साथ कोई मामला नहीं है। मैं किसी बंदे से रिस्पॉन्स नहीं चाहता, मेरा मामला खुदा के साथ है। सर हमारे पश्तो में एक मिसाल है कि करवान तिरेगी इसकी वो ढकेगी, वो उर्दू में ट्रांसलेट करो पूरी सब। चलता है तो मुझे पता है लोग जो है ना वो घूमते रहेंगे और आप अपना सफर जो है ना जारी रखते हैं। दुनिया कब चुप रहती है। दूसरी बात यह है कि मेरा अपना पर्सनल जो ना एक्सपीरियंस है कि ख़ानदानी लोग इस तरह नहीं करते हैं। ये कोई कमी जात का बंदा होगा जो इस तरह नहीं, मैं इस तरह के कमेंट किसी पे नहीं पास करता। करता हूँ सर। नहीं छोड़ें इसको, हम अब टॉपिक पे आते हैं, छोड़ें हम टॉपिक पे आते हैं। लेकिन हमारा ये काम है सिस्टम को डिफेंस करना। मैं वहाँ ज़रूर बोलूँगा और आपको भी वहाँ ज़रूर बोलना है जहाँ पे सिस्टम पे आँच आ रही है। आप मुसलमान है ना, जब मुसलमानी पे फ़र्क आएगा तो मुसलमान को उन्होंने कहा कि 3 दर्जे हैं, या उसके खिलाफ तलवार उठाओ, या उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, या फिर दिल में बुरा महसूस करो। तो हम जिस सिस्टम से हमारा रिस्क वाबस्ता है और जो ये खुदाई इल्म है, हम इसके लिए हमें बोलना है। जहाँ कोई इस सिस्टम को डिरेंज करेगा हम ज़रूर बोलेंगे, हम उसको नहीं माफ़ करेंगे। और मैं कोई किसी से भी कोई नहीं डरता, मुझे किसी बंदे की कोई आर नहीं है, मुझे सिर्फ वार है तो इस सिस्टम की आर है कि सिस्टम ने ये बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है, ये बहुत ही सच्चाई पे मबनी सिस्टम है। ये सिस्टम इतना अच्छा सिस्टम है कि मतलब ऐसे लोगों के हाथों में भी है तो फिर भी काम कर रहा है। इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है और इसके अंदर इतनी पावर है। जबकि दूसरे तरफ देखें कि इतनी साइंटिफिक रिसर्च होने के बावजूद सक्सेस रेट इतना नहीं है जितना होम्योपैथी का सक्सेस, जितना होम्योपैथी का सक्सेस। आगे चलते हैं, 6 पे क्या आ रहा है? एजिंग ग्रुप, उसमें 6 पे आया पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेटिंग ग्रोथ हार्मोन्स। अब ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है? अफेक्ट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक रेट, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका इंजाम का निज़ाम, गोनेड, एडिशनली इफेक्ट ऑन गोनेड्स। गोनेड्स क्या है? टेस्टिस एंड ओवरीज के फंक्शंस पे, ये जो ग्रोथ हार्मोन। गैमेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग्स, इस पे इसका रोल है ग्रोथ हार्मोन का। और वो देखें वो 28 साल की उम्र में वो कहता है रिडक्शन होनी शुरू हो जाती है, 28 60 में बंद हो जाता है। लेकिन हम अगर इसके कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करें तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं। और ये क्या कम करेगा इसकी प्रोडक्शन को?
कॉजेटिव फैक्टर एड्रेस करें। कैंसर, टीबी, साइकोसिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डिप्रेशन, ये सारे चीज़ें इसकी प्रोटेक्शन को कम करें। लिहाजा ये ऑब्स्ट्रक्शन जब हम रिमूव करेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन करेंगे। लेकिन आप सोचें कि एक बंदा 100 साल की उम्र में जाता है और 100 साल की उम्र में फर्टिलाइज करता है। मेरे सामने बेशुमार मसाइल हैं कि 100 साल की उम्र में लोगों ने शादियां की और बच्चे पैदा किए। तो इसका मतलब ये है कि खुदा ने तो आपको ये नहीं कहा कि बस हाथ बैठ जाओ क्योंकि अब तुम्हारी जो मैंने लिख दिया इतनी है, लेकिन उसने ये कहा कि ये एक इल्म है, इस इल्म को समझो, इस इल्म को जानो, और ये जो रिड्यूस हो रहे हैं हार्मोन्स, इनको हम ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। वो क्या कहता है, इसकी प्रोडक्शन स्पर्म और ग्रोथ हार्मोन का क्या इस पे है, स्टीरॉयडोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन भी ये ग्रोथ हार्मोन जो है इस पे इसका रोल है। हेल्प एसीटीएच एक्शन, एसीटीएच जो एड्रिनल ग्लैंड का स्टिमुलेंट है, उस पे इसका असर है। इन स्टीरॉयडोजेनेसिस, कार्टिजोल को ये बनाता है, सप्रेस करता है, फैट सेल्स को सप्रेस करता है, इनहिबिटरी ओबेसिटी, जिससे ओबेसिटी पैदा होती है। स्पोर्ट मसल मास, इसीलिए एथलीट जो है ना, जब ये कम हो जाता है तो वो फिर रेस हारना शुरू हो जाता है। लिहाजा वो एक एज रख दी गई है कि 38-40 साल की उम्र तक आप एथलीट रह सकते हैं, उसके बाद नहीं। वो इसको कौन ले आए, नहीं ले आएगा। मैं ग्रोथ हार्मोन्स का बड़ा रोल है, मतलब कद बच्चों के नहीं बढ़ते, और मैं आपको बताऊं इतने बच्चों के हमने कद बढ़ाए, इतने बच्चों के। मुझे डॉक्टर नूर मोहम्मद ने कद बढ़ाने के लिए लाइकोआयोडम इस्तेमाल करता, तो मेरे, क्योंकि मेरा तो उसके साथ इंट्रैक्शन हुआ, मैंने 88 में होम्योपैथी पास की, तो 88 में उसकी डेथ हो गई थी नूर मोहम्मद की। तो हमारे एक बुजुर्ग दोस्त थे जिन्होंने उसके साथ काम किया, नूर मोहम्मद साहब, ज़हूर साहब, तो अक्सर मैं उनका जिक्र करता था। तो मुझे क्या कद ने ना नूर मोहम्मद लाइको और आयोडम का बहुत इस्तेमाल करता था, और उसके बाद ओरोमेड का इस्तेमाल करता था। हमने लाइको आयोडम पिछले 25 साल से इस्तेमाल करनी शुरू की कद में, फिर ओरोमेड भी दी। कुछ बच्चों के कद बढ़ जाते थे, कुछ के नहीं बढ़ते थे। फिर मैंने क्या किया जी, हमने बेसिलियम लगा दी, ट्यूबरकुलोनियम लगा, हिस्ट्री लेनी शुरू कर दी। वहाँ जी ख़ानदान में टीबी थी, तो हमने क्या किया कि ट्यूबर हमारा रिज़ल्ट इम्प्रूव कर गया। फिर कुछ बच्चों के कद रुकने शुरू हो गए, मतलब कुछ बेहतर हो जाते हैं, फिर रिज़ल्ट थोड़ा इम्प्रूव कर गया, लेकिन फिर भी रुकने शुरू हो गए। फिर हमने क्या जी, कोई कंजेनिटल डिजीज़ होंगी, हमने कार्सिनोसन ऐड कर दी। जब मैंने कार्सिनोसन को समझा, हमारा रिज़ल्ट और बेहतर हो गया, और अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए, और हम ये समझने लगे कि, और अब पिछले 5-4 सालों में हमारा ये इसी तरह चलता है, और बेशुमार बच्चों के कद बढ़ते हैं, बेशुमार बच्चे। लेकिन जब मैंने फिर जब डीएनए की हमने स्टडी की, तो जो कद नहीं बढ़ते थे ना, फिर हमने एक्सरे लगा दी। हमने डीएनए को स्टिमुलेट जब किया, मैं कहता हूँ शाज़र नाज़र, हालांकि कई और भी चीज़ें होंगी, इंसान बड़ा, लेकिन बहुत हद तक, मैं एक आपको बहुत हद तक। अब आयोडम को मैंने स्टडी किया, भाई आयोडम क्यों देता था और लाइकोपोडियम क्यों देता था। तो ज़हूर साहब कहते थे वो कहते हैं मैं लाइकोपोडियम इसलिए देता हूँ कि ये हड्डी के अंदर जो सख्ती आ जाती है, हड्डी के अंदर जो सख्ती आ जाती है, लंबाई के रुक नहीं फैलती, ये उसकी सख्ती को, रिजिडिटी को ये नरम करती है लाइकोपोडियम।
ज़्यादा जब हड्डी के अंदर लचक पैदा हो जाएगी तो वो बढ़ोतरी उसकी बेहतर हो जाएगी। तो आयोडम मैं इसलिए देता हूँ कि ये जो ग्लैंड की सिक्रीशन है, पिट्यूटरी की, थैलेमस, ये सारे ग्लैंड हैं, इनकी सिक्रीशन जो कम हो जाती है, आयोडम इसकी सिक्रीशन को बढ़ा देता है। अब नूर मोहम्मद साहब इतनी वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, नहीं सिर्फ बहुत नहीं, बहुत कुछ सीखा। लेकिन उनकी कोई बड़ी हाई उसकी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उस बंदे के अंदर बड़ा दिमाग था। दुनिया में कहते हैं, एक दफ़ा एक फंक्शन था, इसलिए मैंने फंक्शन में जाना छोड़ दिया। एक फंक्शन था वेलमेर शवेबे का, तो वहाँ एक बंदा उनका जो रिटेलर का वो है, जो होते हैं ना ये जो डीलर, तो वहाँ मैं स्पीच करके उतरा तो वो कहने लगा जी ये जो रिसर्च है ना, ये वो मैंने रिसर्च सोसाइटी 95 में हमने बनाई थी, तो ये रिसर्च जो है ना इस तरह से नहीं होती, इसके लिए मुझे अरबों करोड़ों रुपए देना फिर मैं रिसर्च करूँ। तो मैंने कहा था कि हनीमन के पास तो अरबे रुपये नहीं, तो उसने तो एक सिस्टम खड़ा कर दिया। आर्शिमीदस के पास कौन से बड़े कारून के खजाने थे? भाई ये दिमाग चाहिए, इसके लिए दिमाग चाहिए, इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। देखो ना, हमने 30, 40, 50 लाख बंदा देखा, इसमें पैसे तो नहीं थे ना, हमारी कोशिश थी, हमने 15,000 बच्चा रजिस्टर किया। मैं अक्सर क्लेम मैं क्या, एक भी ना ठीक हो ना, अल्लाह का शुक्र है वो बहुत ठीक होते हैं, एक भी ना ठीक हो, हमने दुनिया के सामने 15,000 बच्चे का डाटा रखा। इसमें कौन से अरबों रुपए लगे भाई? यहाँ की कमी है। मैंने कहा तू दुकानदार है, तूने दुकानदारी वाली बात की है। भाई डीलर है ना, रिटेलर का डीलर हो गया तो थोक का रिटेलर डीलर हो गया, यही बात हुई ना। सोच की बात है भाई। वलियों पैगंबरों ने दुनिया की कायनात की बदल दी लोगों को, तो क्या उनके पास अरबों रुपए से बदली उन्होंने? वो साइंटिस्ट बड़ी बड़ी चीजें इजाद कर लेते और उनके पास अरबों रुपए से किए ने, बड़े गरीब साइंटिस्ट थे। मटेरियलिस्टिक सोच है। अब देखिए, एक ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन कहाँ कहाँ चल रहा है। एसिटी एक्शन एड्रेनल ग्लैंड्स को करता है, सपोर्ट मसल मास स्ट्रेंथ, रिपेयर फंक्शन, स्पोर्ट्स बोनी स्केलेटल डेवलपमेंटल एंड मिनरल एक्विजिशन इन बोन। तो ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन क्यों रुक गई? वो कॉजेटिव फैक्टर क्या है, वो क्यों रुकी? मैंने सिर्फ एक फीचर आपको दिखाया, मैंने सिर्फ आपको एक फीचर दिखाया। किसका? डॉर्फिशनेस का, छोटे कद का। एक फीचर दिखाया ना कि हमने ग्रोथ हार्मोन्स को बेहतर किया, एक फीचर दिखाया। हम इसके सारे फीचर ठीक करने की सलाहियत रखते हैं अगर हम इसको समझें तो। 40 साल 60 के अंदर क्या रोल है, किस चीज का रोल है? हमने कहा जी ग्रोथ हार्मोन का रोल है, पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल है, एपिथैलेमस का रोल है, डीएनए का रोल है, और उसके अंदर रिलीज हार्मोन्स है उनका रोल है, एफएसएच का रोल है, टीएसएच का रोल है, एलएच का रोल है, टेस्टोस्टेरोन का रोल है, और एस्ट्रोजन का रोल है, प्रोजेस्टेरोन का रोल है। ये रोल हैं, और इन रोल्स को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथी में मौजूद है। मैंने आपको एग्जाम्पल सिर्फ कद बढ़ने की पेश की। हमने बेशुमार औरतों का इलाज किया जिनके यहाँ बच्चों की पैदाश नहीं होती थी, उनके यहाँ बच्चे पैदा हुए, और ये सारा साइकिल ही डिस्टर्ब था। इसी को हमने ठीक किया। हम आपको बताएंगे कि एस्ट्रोजन लेवल कौन सी दवाई बढ़ाती है। इसमें जो 40 से 60 आप
कद छोटा है वो इसमें बढ़ सकता नहीं कद तो यहाँ नहीं बढ़ सकता ना। यहाँ तो देखे ना अब वो कद बढ़ने की जो एज है, अब देखे वो 28 तो वैसे वो कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कद जो ज़्यादातर बढ़ता है वो 20 साल तक ही बढ़ता है। ठीक है, अब तो हम इसकी मेंटेनेंस देखें ना, वो तो बहुत पहले देखें 10-10 फुट भी कद हुए ना लोगों के, 1000 साल भी तो उम्र हुई है ना लोगों की। उस पर तो कई सदियां काम करने की ज़रूरत है ना, कि हम 40 साल के बंदे का भी कद बढ़ा लें। बात सर, उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैंने कहा कि प्रीनेटल, पोस्टनेटल, पेरीनेटल वहाँ वर्क करने की ज़रूरत है, वहाँ एड्रेस करने की ज़रूरत है कि कौन से कॉजेटिव फैक्टर हैं। वहाँ हम अगर एड्रेस करें, हमारी पूरी नस्ल या जो साइंस से, तिब की साइंस से जिनका तल्लक है, ये वहाँ एड्रेस करेंगे तो फिर ये कद भी बढ़ेंगे, उम्रें भी बढ़ेंगी, फिर बॉडी की एफिकेसी भी बढ़ेगी। लिहाजा मैंने तो उस लेक्चर में ये कहा था कि इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस एरिया में काम करें। देखिए ना, मेरे दादे की उम्र 125 साल की थी, 100 साल की उम्र में शादी हुई, लेकिन वो जो बॉडी की कैफियत थी वो मेरी बॉडी की कैफियत नहीं है। उसमें कुछ मेरी ज़िंदगी, कुछ मेरे पेरेंट्स की, कुछ मेरी ज़िंदगी की गलतियां शामिल होंगी, मेरे पेरेंट्स की ज़िंदगी की गलतियां शामिल होंगी, क्या ऑब्स्ट्रक्शन हुई, क्या हुई। तो ये हेल्दी लाइफ को, लेकिन अगर हम रियलिटी पे एनालाइज करें तो अब 40 साल के बाद भी हम मेंटेनेंस अच्छी कर सकते हैं, हम इसको बेहतर कर सकते हैं, हम वो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ भी रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करके इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अब वेस्ट ने अगर 50 साल से एवरेज लाइफ को 80-90 साल पे ले गया है तो क्या हम नहीं कर सकते? उन्होंने इस लेवल पे एड्रेस नहीं किया, उन्होंने इस लेवल पे एड्रेस नहीं किया जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने इस लेवल पे एड्रेस किया कि अपनी डाइट को बेहतर किया, अपनी एक्सरसाइजेस को बेहतर किया, अपनी एनवायरनमेंट को बेहतर किया, अपनी सोच को बेहतर किया, तो उन्होंने एज बढ़ा ली। लेकिन जितना जेनेटिकली जेनेटिक डिफेक्ट्स को होम्योपैथी अच्छा डील करती है, अगर उनको अच्छे होम्योपैथ मिलते तो ये उम्रें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, ये उम्रें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हमें मज़ीद दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें मज़ीद इस पे काम, हम कॉजेटिव फैक्टर जो मैंने गिनवाए हैं, यार इससे ज़्यादा कॉजेटिव फैक्टर और भी हो सकते हैं। देखो ना, हमने कहा जी हमने पिछले 5 साल पहले मैंने एच पेलोरी का इस्तेमाल शुरू किया, और कॉजेटिव फैक्टर है स्टोमक के बेशुमार मसाइल का और इवन कैंसर का। आप भी, हमारी कम्युनिटी ने इसको एड्रेस किया था आज से 4-5 साल पहले। मेरी कम्युनिटी ने एलोपैथिक चलो करते हैं, लेकिन मेरी कम्युनिटी ने इसको एड्रेस किया था, हमने इसको एड्रेस करवाया भाई, हमने एड्रेस करवाया। और आपके स्टोमक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के जब से आपने एच पेलोरी को एड्रेस किया, आपके बहुत अच्छे हो गए। तो अब एक बंदे का मैदा ही खराब है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब है, उसकी कॉजेटिव फैक्टर, एक कॉजेटिव फैक्टर अगर उसका एच पेलोरी आप उसको एड्रेस करके, तो अगर उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, तो बॉडी की सारी एफिकेसी इंप्रूव कर जाएगी। कर जाएगी नहीं कर जाएगी? कर जाएगी। इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसको हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ये कहाँ से रिलीज होता है? ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना। हमें पिट्यूटरी से पहले काम करना है, पिट्यूटरी से पहले काम करना है हमने, तो फिर हम इस ग्रोथ हार्मोन्स को बेहतर कर सकते हैं। अब इसके आगे आप दुनिया जहाँ के मक्खन लगाते रहें, दूध मलते रहें, जो मर्जी करते रहें, ये भाई मेरे इसकी प्रोटेक्शन ही वहाँ से नहीं हो रही, तो आप क्या कर लेंगे? बताए ना, कर लेंगे कुछ? आप इसकी उम्र बढ़ा लेंगे, उसकी एफिकेसी बढ़ा लेंगे, आपको एड्रेस करना ही नहीं आता। खराबी कहाँ है भाई? इसकी प्रोडक्शन वहाँ बेहतर करेंगे ना। अब 28 साल तो उसने, यहाँ तो 20 साल की प्रोडक्शन कम हो गई है।
यहाँ तो 12 साल के अंदर प्रोडक्शन कम हो गई है, यहाँ तो 16 साल के अंदर प्रोडक्शन कम हो गई है। वो कॉजेटिव फैक्टर एड्रेस करें। मैंने एक कद की आपको कहा है ना, एक कद की अक्ल की है, नज़र नहीं काम कर रही, सुन नहीं रहा। हमने तो ऐसे बच्चे दिए जो बोलते नहीं थे, जो चलते नहीं थे, जो सुनते नहीं थे, जो मेंटली रिटार्डेड थे। हमने यही एड्रेस किया भाई, इसी को हमने एड्रेस किया। बोलना शुरू किया, सुनना शुरू किया, चलना शुरू किया, अक्ल आई। ये जो हमने काम किया हुआ है ना, ये काम जब फैलेगा फिर रेवोल्यूशन आएगा। ये रेवोल्यूशन आएगा, ये रेवोल्यूशन आ रहा है। हमने लोगों को एड्रेस सही पिन पॉइंट पे एड्रेस करना की बात हम करें, जितना हमें समझ आई है। अगर यही इसी रास्ते पे चला जाए तो इससे बेहतर और बड़ा काम हो सकता है, और ज़्यादा काम हो सकता है।